नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में बात करेंगे भारत में हींग की खेती की शुरुआत की। फिलहाल लगभग हर घर में इस्तेमाल किया जाने वाला ये मसाला बाहरी देशों से आयात किया जाता है। बताएंगे केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित नगर निगम ठोस कचरा सतत प्रसंस्करण सुविधा के बारे में भी। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। वर्चुअल माध्यम से होगा IISF 2020। इस वर्ष CSIR करेगा 22 से 25 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव की अगुवाई। भारत में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर की पहल पर हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में उगेगी स्वदेशी हींग। टंगस्टन डाइसल्फाइड नैनोशीट संश्लेषण विधि विकसित। पेट्रोकेमिकल उद्योगों में उत्प्रेरक का काम करेगी। ARCI हैदराबाद द्वारा तैयार ये बहुउपयोगी तकनीक। और शहरी कचरा निस्तारण की सतत प्रसंस्करण सुविधा अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या का निदान बन रही है। केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित नवीन प्रणाली। जनमानस और खासकर देश के छात्रों को विज्ञान के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव शुरू किया गया था। कोविड महामारी को देखते हुए इस बार यह महोत्सव वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में IISF के छठे संस्करण को लेकर हुई समीक्षा बैठक में इसकी जानकारी दी गई। 22 से 25 दिसंबर तक चलने वाला IISF 2020 पहले की तुलना में ज्यादा बड़े स्तर का होगा, जिसमें देश दुनिया से बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के जुड़ने का अनुमान है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। विज्ञान को प्रयोगशाला से बाहर जनमानस और खासकर विद्यार्थियों के बीच लाने और उन्हें विज्ञान के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से साल 2015 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत की गई थी। तब से हर साल विज्ञान के ज्ञान का ये महामेला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मंत्रालयों, विभागों और विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल ये महोत्सव 22 से 25 दिसंबर तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इस बार अन्य संबंधित मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR महोत्सव आयोजन की अगुवाई करेगा। पिछले 5 सालों में ये जो मीटिंग जो है वो किसी न किसी जगह हुआ करती थी, लेकिन इस साल जो कि हाल काफ़ी अलग तरीके के है और हमारे समाज की भी परिस्थिति कोविड काल में काफ़ी गंभीर सी है कि जाकि हम लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि ये पूरा इवेंट जो है हम लोग ऑनलाइन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पहला इवेंट जो था वो DST ने किया था, दूसरा CSIR ने किया था, उसके पश्चात तीसरा जो चेन्नई वाला इवेंट था वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने किया था, चौथा इवेंट जो हुआ था लखनऊ में वो DBT ने किया था, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, और पाँचवा इवेंट पिछले साल का जो है वो कलकत्ता में फिर से DST ने किया था। तो इस साल CSIR का अपना टर्न आया हुआ है कि हम सब इसे आगे करेंगे। IISF भारत और विदेशों के छात्रों, नवोन्मेषकों, शिल्पकारों, किसानों, वैज्ञानिकों और टेक्नोक्रेट्स के साथ भारत की वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति की उपलब्धियों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का महोत्सव है। देश के हर क्षेत्र तक पहुंच बनाने के लिए ये महोत्सव अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाता है। दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ के बाद पिछले वर्ष IISF कोलकाता में आयोजित किया गया था। इस दौरान विज्ञान के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 28 इवेंट्स का आयोजन किया गया, जिनमें करीब 20,000 वैज्ञानिकों, शोधार्थियों, छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। इस बार वर्चुअली आयोजित किए जा रहे इस महोत्सव में देश और विदेश से युवाओं के साथ साथ बड़ी संख्या में वैज्ञानिक एवं संस्थानों की भागीदारी की उम्मीद है। हमारा तो प्रयास है कि लाखों से लोगों को इसमें जुड़ा पाएं, क्योंकि ये एक हमारा अवसर होता है जिस वक्त हम हमारे प्रयोगशाला में जो विज्ञान होता है वो लोगों तक उसे पहुंचा पाए। क्या होता है कि काफ़ी लोगों में ये रुचि रहती है कि वैज्ञानिक 4
दीवारों के पीछे में क्या करते हैं, किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उससे क्या निष्कर्ष होता है, उससे समाज को क्या फ़ायदा होता है। तो ऐसे सवालों का जो जवाब है वो आसान नहीं होता है, क्योंकि विज्ञान को बहुत सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाना ये बहुत कठिन काम है। और इसलिए IISF जैसे जो फेस्टिवल्स है उनका मकसद यही होता है कि हम लोगों तक हमारा जो एक्साइटमेंट है वो ले जा पाए। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव से पहले और उसके दौरान विभिन्न विषयों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनके तहत प्रतिभागियों से विचार मंथन करने और उन तरीकों तथा साधनों की पहचान करने का भी आह्वान किया गया है जिनके माध्यम से भारत ने कोविड-19 से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये कार्यक्रम न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत मुहिम को मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक कल्याण के लिए भारतीय वैज्ञानिकों तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचारों की भूमिका की झलक भी प्रस्तुत करेगा। हमारे देश में हींग प्रमुख मसाले के तौर पर इस्तेमाल होती आई है और शायद ही कोई ऐसा हो जो इस मसाले से परिचित ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हींग भारत में पैदा नहीं होती बल्कि इसे आयात किया जाता है। हालांकि अब बहुत जल्द आप स्वदेशी हींग का भी स्वाद चख सकेंगे। CSIR की पालमपुर स्थित प्रयोगशाला IHBT और हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग द्वारा एक संयुक्त परियोजना के तहत हाल ही में लाहौल घाटी में हींग का पौधारोपण करके इसकी खेती की शुरुआत हो गई है। एक रिपोर्ट। हमारी आपकी रसोई में पाई जाने वाली हींग एक ऐसा प्रमुख मसाला है जिसे सदियों से खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए और औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन एसोफेटिडा यानी हींग भारत में पैदा नहीं होती। हर साल ईरान और अफगानिस्तान से लगभग 1200 टन कच्ची हींग आयात की जाती है, जिस पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के प्रयासों से देश में ही हींग की खेती की जा सकेगी। संस्थान ने हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग के साथ मिलकर चल रही परियोजना के तहत 15 अक्टूबर को लाहौल घाटी में हींग का पौधा लगाकर हींग की खेती की शुरुआत कर दी है। हमने ये पाया कि फेरुला एसोफोटिडा अफ़गानिस्तान, ईरान ऐसे देशों में पाया जाता है, तो हमने ये सोचा क्यों ना इसके बीज को अपने देश में आयात किया जाए। हमें सफलता मिली अक्टूबर 2018 में, जब हम हींग ईरान से लाने में सफल हुए। और 15 अक्टूबर 2020 को मुझे ये जानकारी देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने क्वारिंग से इसकी शुरुआत करी। दुनिया भर में फेरुला पौधों की लगभग 130 प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ हिमाचल के चंबा, कश्मीर घाटी और लद्दाख में पाई जाती हैं। लेकिन हींग उत्पादन के लिए फेरुला एसोफेटिडा प्रजाति का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अब तक भारत में नहीं थी। IHBT के वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR के सहयोग से साल 2018 में ईरान से हींग उत्पादन प्रजाति के बीज मंगवाए और दोनों संस्थानों की देखरेख में लाहौल घाटी में प्रयोग के तौर पर पौधे उगाए गए। आपको बता दें, ये पौधे ठंडे और शुष्क वातावरण में 20 से 30 डिग्री तापमान पर ही पनप सकते हैं, जिसके लिए फिलहाल लाहौल घाटी को सबसे उपयुक्त स्थान माना गया है। ये पौधा शीत मरुस्थल जैसी जगह पसंद करता है, जैसे कि लाहौल स्पीति है, लद्दाख है, उत्तराखंड की ऊंचाइयां हैं। ऐसी जगहों पर ये हींग अच्छी तरीके से उगाया जा सकता है। हमारे वैज्ञानिकों की टीम ने हींग की पौध तैयार करी और वो सारे अध्ययन किए जो ज़रूरी थे हींग को किसानों के पास तक ले जाने के लिए। हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलके इन गांवों में हमने हींग की पौध की रोपना करी। हींग फेरुला एसोफेटिडा की जड़ों में बनने वाले ओलियोगम नाम के पदार्थ से प्राप्त की जाती है। एक पौधे में ओलियोगम बनने में लगभग 5 साल लगते हैं, इसलिए लंबे समय तक इस फसल की देखरेख करनी पड़ती है। इसीलिए IHBT के वैज्ञानिकों ने लाहौल के किसानों को हींग की खेती के लिए पूरा प्रशिक्षण दिया और अब घाटी के मडगरां, बीलिंग
और कीलोंग गांव में प्रदर्शन भूखंडों का निर्माण कर खेती शुरू की गई है, जिनसे प्राप्त स्वदेशी बीज के बाद इसका बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा। हमारे संस्थान में हींग के ऊपर लगभग 12 साइंटिस्ट अलग अलग विषयों के ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें सीड जर्मिनेशन से लेके इसकी एग्रोटेक्नोलॉजी, केमिकल कैरेक्टराइजेशन, इन सब के ऊपर कार्य हो रहा है। जब हमने पहली बार सीड को उगाया तो उसमें हमें 1% के करीब जर्मिनेशन प्राप्त हुई, लेकिन फिर हमने लैब में इसकी सीड डोरमेंसी को तोड़ने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए और इसको स्टैंडर्डाइज किया। अब हमें 60 से 70% जर्मिनेशन प्राप्त हो चुकी है। हींग की खेती के विस्तार से न सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में एक नए उत्पादन की संभावना जागी है, बल्कि किसानों की आय बढ़ने में ये पहल मील का पत्थर साबित होगी। हींग की खेती के विस्तार से भारत में गुणकारी हींग के दामों में कमी आएगी और आयात खर्च भार कम होने के साथ देश हींग उत्पादन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनेगा। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, अभी वापस लौटते हैं। ऐतिहासिक शहर हैदराबाद और हैदराबाद में मौजूद मशहूर चार मीनार। सदियों से हैदराबाद की पहचान रही चार मीनार को 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इस इमारत में 4 विशाल मीनारें हैं। ये मीनारें एक मेहराब से जुड़ी हुई हैं। ये मेहराबें मीनार को सहारा भी देती हैं। चार मीनार की खूबसूरती को देखने के लिए देश विदेश से आते हैं हर साल हजारों पर्यटक। ज्ञान विज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेट्रोलॉजी और न्यू मटेरियल्स अपने अनुसंधान और विकास द्वारा उद्योगों को नवीन तकनीक उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। ARCI द्वारा विकसित नवीन सामग्री और तकनीक जन उपयोगी उत्पादों का विकास करने में मददगार साबित हो रही है। इसी कड़ी में अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान ने कम लागत में कृत्रिम रूप से 2D टंगस्टन डाइसल्फाइड नैनोशीट बनाने की विधि विकसित की है। क्या है ये विधि, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। जिस तरह उद्योग किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और विकास के रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, उसी तरह सामग्री निर्माण ज्यादातर उद्योगों के विकास की कुंजी है। उद्योगों को ज्यादा कुशल, टिकाऊ, बेहतर और कम लागत की सामग्री और नवीन प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ती है। भारत में ये काम कर रहे अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में से एक प्रमुख संस्थान है इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी और न्यू मटेरियल्स ARCI हैदराबाद। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का ये स्वायत्त संस्थान हर क्षेत्र के उद्योगों के लिए पाउडर और नैनो टेक्नोलॉजी आधारित सामग्रियां तैयार कर रहा है। संस्थान की नैनो मटेरियल्स प्रयोगशाला ने कम लागत में 2 आयामी टंगस्टन डाइसल्फाइड और मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड संश्लेषण की बेहतर विधि विकसित की है, जिसका उपयोग खासकर पेट्रोकेमिकल उद्योगों में उत्प्रेरक के रूप में किया जा सकता है। Most of the techniques for their synthesis that are developed all around. इस तरह के संश्लेषण के लिए दुनिया भर में मौजूद ज्यादातर तकनीकें सिर्फ कम मात्रा में बिना पुनः उत्पादन योग्य गुणवत्ता वाले उत्पाद विकसित करने में सक्षम हैं। ARCI ने पायलट स्तर पर नई स्केलेबल विधि का विकास और प्रदर्शन कर एक बड़ी सफलता हासिल की है।
जो इन 2 आयामी सामग्रियों को थोक मात्रा में संश्लेषित करने में सक्षम हैं। With reproducibility and tunable qualities. ARCI के वैज्ञानिकों ने एक नियंत्रित तापमान और दबाव के दृष्टिकोण के आधार पर ये नवीन विधि विकसित की है, जिसमें एक कृत्रिम रूप से तैयार 2D टंगस्टन डाइसल्फाइड और मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड के कणों की सूक्ष्म संरचना का अवलोकन किया और पाया कि इस सामग्री में उच्च सतह का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। 2D टंगस्टन डाइसल्फाइड और मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड में बहुत कम गुणांक घर्षण होता है और ये गढ़ाई के दौरान हाई शियर लोड में ये ठोस लुब्रिकेंट बनाता है। ये सामग्री हाइड्रोजन विकास प्रतिक्रिया और पेट्रोकेमिकल उत्प्रेरक के साथ साथ क्षेत्र उत्सर्जन टनलिंग ट्रांजिस्टर, लिथियम आयन बैटरी, इलेक्ट्रोड और लुब्रिकेंट्स अनुप्रयोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इनका उपयोग उच्च प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग जैसे एरोस्पेस, ऑटोमोटिव क्षेत्र और पेट्रोकेमिकल उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सेंसर्स और ऊर्जा सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए ये वास्तव में एक बहुमुखी सामग्री है जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जा सकती है। हाल के वर्षों में दुनिया भर में ऐसी नवीन संश्लेषण तकनीकों के विकास को बढ़ावा मिला है जो कुशल, लागत प्रभावी हों, लेकिन फिलहाल मौजूदा विधियों में ज्यादातर उच्च लागत वाली या कम मात्रा में उत्पादन वाली हैं, जिनमें पुनः उत्पादन गुणवत्ता की कमी है। जबकि ARCI द्वारा विकसित 2D टंगस्टन डाइसल्फाइड और मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड संश्लेषण विधि थोक मात्रा में दोबारा उत्पादन योग्य गुणवत्ता वाली सामग्री का उत्पादन करने में सक्षम है और उद्योगों को इस क्षेत्र में एक बेहतर विकल्प दे सकती है। पूरी दुनिया में इस वक्त शहरों से निकलने वाला ठोस कचरा एक समस्या बना हुआ है। भारत भी इस समस्या से ग्रस्त है। कल कारखानों, बाजारों और घरों से निकलने वाला ये कचरा वातावरण को गंभीर रूप से प्रदूषित करता है। अब CSIR के दुर्गापुर स्थित केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित नगर निगम ठोस कचरा सतत प्रसंस्करण सुविधा इस समस्या का समाधान बन रही है। इस तकनीक के द्वारा जीरो लैंडफिल और जीरो वेस्ट सिटी बनाने की कल्पना साकार हो सकती है। एक रिपोर्ट। बढ़ती आबादी और शहरीकरण के साथ साथ घरों, बाजारों और कारखानों से रोजाना निकलने वाले कचरे में भी भारी बढ़ोतरी हुई। शहरों के बाहर बने लैंडफिल में कूड़ा करकट के बढ़ते पहाड़ देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक देश में प्रतिदिन 1,35,000 टन से ज्यादा कचरा निकलता है, जिसमें से कुल 20% कचरा ही ट्रीट किया जाता है। बाकी लैंडफिलिंग साइट में डेड वेस्ट बन जाता है। जो कचरा इकट्ठा नहीं किया जा पाता वो हमारी हवा, मिट्टी और पानी को गंभीर रूप से प्रदूषित करता है, जिसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। CSIR के केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर ने इस दिशा में प्रयास करते हुए नगर निगम ठोस कचरे की सतत प्रसंस्करण सुविधा विकसित की थी, जो जीरो लैंडफिल, जीरो वेस्ट सिटी की परिकल्पना के तहत न सिर्फ ठोस कचरे का पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन करेगी, बल्कि कचरे से उपयोगी उत्पाद बनाकर रोजगार भी पैदा करेगी। पर अभी देखा जाए तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी एक कंसिडरेशन आता है कि जब आप गार्बेज को ट्रक में भर के या ट्रैक्टर में भर के लेके जाते हैं लैंडफिल एरिया में, जिसमें 15 से 20 किलोमीटर ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, तो एक मैन पावर भी उसमें वेस्टेज होता है। डीजल जो हम इंपोर्ट करते हैं वो भी वेस्ट होता है, और साथ साथ में जो डीजल कार्बन डाइऑक्साइड देता है वो भी एक एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन देता है। तो हम हॉलिस्टिक मैनर में देखें तो मेरे हिसाब से डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी हर जगह लगनी चाहिए। तो हम पेट्रोल या डीजल या इनका जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचाएं, वो अगर हम उन लोगों को दें जो कचरा लेके जाते हैं, तो ओवरऑल हमारे हिसाब से ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। CMERI द्वारा विकसित प्रणाली में अत्याधुनिक अलगाव तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।
जिससे बहुत कम प्रदूषण की संभावना होती है। संस्थान सटीक निस्तारण के लिए प्लाज्मा आर्क तकनीक का इस्तेमाल कर ठोस अपशिष्ट को प्लाज्मा में बदलता है, जिससे बेहतर कार्बन सामग्री वाले अवशेष प्राप्त होते हैं। इन्हें कृषि क्षेत्र के लिए उर्वरक और निर्माण सेक्टर में ईंट बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं संस्थान ने बायोमिथेनेशन प्लांट प्रणाली भी विकसित की है, जिसके द्वारा कचरे में बायोगैस प्राप्त की जाती है। इस सतत प्रसंस्करण सुविधा का एक अंग पायरोलिसिस प्रक्रिया भी है, जिसमें प्लास्टिक को गैस और ईंधन में परिवर्तित किया जाता है, जो कि पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया है। इसके अलावा कचरे का उसके स्थान पर ही बायोडिकम्पोजर द्वारा बिना जहरीले पदार्थ उत्पन्न किए खत्म करने की भी तकनीक विकसित की गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए इस सुविधा में यूवी प्रकाश और हॉट एयर संचरण विधियों को जोड़ा गया है, जो काफी हद तक कोविड चेन को तोड़ने में कारगर साबित हुई। सेंट्रलाइजेशन मैकेनिज्म, द सेग्रीगेशन फैसिलिटी है बहुत अच्छा है। इसमें यूवी ट्रीट होते हैं, चांसेस हैं कि पैथोजन ऑलमोस्ट किल हो जा रहे हो, और उसमें हॉट एयर एक्सपोजर भी होता है कचरे का, तो उसमें भी अच्छा सा रिजल्ट आता है। उसके अलावा प्लास्टिक का जो हमने बताया प्लाज्मा आर्क, उसके अलावा हमारे पास पायरोलिसिस प्लांट है, जिसमें पायरोलिसिस में क्या करते हैं, उसमें टेम्परेचर 400 to 600 डिग्री पे करते हैं, ताकि वोलेटाइल मैटर जितना भी प्लास्टिक में हो उसको कंडेंस करके उससे ऑयल बनाया जाए, और उसी ऑयल को हम कहीं और नहीं डालते हैं, उसी को रीयूज करते हैं उसी फैसिलिटी के लिए, प्लाज्मा पायरोलिसिस फैसिलिटी के लिए हम यूज करते हैं। तो इससे बेनिफिट होता है, वहाँ का जो सिन गैस है वो वहीं का वहीं यूज हो जाता है। CMERI द्वारा विकसित विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी से जहां शहरों में कचरा परिवहन के खर्च में कमी आएगी, वहीं कचरे के निस्तारण द्वारा प्राप्त बायो ईंधन से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। उचित निष्पादन से लैंडफिल की जरूरत में कमी आएगी और बिना कचरे का वातावरण बन सकेगा। ये तकनीक हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को स्थापित करने में मदद करेगी। वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, हम अभी वापस लौटते हैं।